हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज यहाँ पे लेके आया हूँ थर्मोडायनेमिक्स का एक नया लेक्चर जो है हीट इंजन पे। अब हीट इंजन क्या होता है दोस्तों? तो हीट इंजन ऐसा इंजन है, जैसे कि उसके नाम में दिया हुआ है, ऐसा इंजन है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कुछ वर्क डन परफॉर्म करता है। ये क्या करता है? कुछ वर्क डन परफॉर्म करता है। वर्क डन किस पे करेगा? तो सराउंडिंग पे ये वर्क डन करता है। अच्छा, तो इसके क्या हमें कोई रियल टाइम एग्जांपल्स पता है? जी हां, बिल्कुल पता है। आपको पता है, देखो आप लोग सब लोग टू व्हीलर इस्तेमाल करते हो, उसमें आप पेट्रोल इंजन इस्तेमाल करते हो। तो पेट्रोल इंजन इज नथिंग बट हीट इंजन, वो भी एक प्रकार का हीट इंजन ही है। उसमें क्या होता है? उसमें पेट्रोल जलता है, हीट क्रिएट करता है और फिर उस हीट का कन्वर्शन होता है मैकेनिकल एनर्जी में, और आपकी जो टू व्हीलर है वो भागने लगती है, दौड़ने लगती है ना। तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वहां पे वो हीट एनर्जी। ओके, तो हीट लेता है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम हीट इंजन। वैसे ही आपने देखा होगा डीजल इंजन, जैसे कि बड़ी बड़ी जो ट्रक्स है उसमें डीजल इंजन होता है, तो वहां पे वो क्या करता है? डीजल को इस्तेमाल करता है, डीजल से हीट प्रोड्यूस करता है और फिर उस हीट को इस्तेमाल करके ट्रक भागने लगती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही तीसरा एग्जांपल देना हो तो जेम्स वैट का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसने क्या बनाया था? स्टीम इंजन बनाया था। तो वो जो स्टीम इंजन उसने बनाया था, वो स्टीम इंजन भी हीट इंजन ही है। वहां पे भी क्या हो रहा है? तो जो हीट है उसको इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है? रेलवे को चलाया जा रहा है। तो वो जो स्टीम इंजन है वो भी एक हीट इंजन है। तो ये तीन रियल टाइम एग्जांपल्स है। अब एक्चुअल में अगर आपको कोई भी हीट इंजन बनाना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको तीन चीजें जरूरी होती है, बहुत बहुत जरूरी है तीन चीजें। पहली चीज होती है सोर्स। अब ये जो सोर्स है ये किसका सोर्स है? ये हीट का सोर्स है। और ये सोर्स ऐसा है कि भाई आप कितनी भी एनर्जी उसमें से निकाल लो, कितनी भी हीट निकाल लो, वो खत्म ही नहीं होगा, है ना। ऐसा सोर्स ये होना चाहिए। दूसरा, सिंक। सिंक का मतलब क्या होता है? सिंक यानी जहां पे हीट रिजेक्ट की जाती है, जैसे कि एनवायरमेंट में हीट रिजेक्ट की जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंक। सिंक यानी जहां पे आप हीट छोड़ते ही जाओ, छोड़ते ही जाओ, छोड़ते ही जाओ, और वो उतनी हीट क्या करते रहेगा? एब्जॉर्ब भी करते रहेगा। तो ये हीट लेता है। तीसरी जो चीज आपको लगती है वो होती है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस। तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है? वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से हीट लेता है और सिंक को हीट रिजेक्ट करता है। तो देखो ये क्या करेगा? वर्किंग सब्सटेंस Q1 इतनी हीट सपोज यहां से लेगा और इसको Q2 इतनी हीट रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, रिजेक्ट कर देगा, इसको दे देगा। तो वो क्या करेगा? Q1 हीट लेगा, एनवायरमेंट पे कुछ वर्क परफॉर्म करेगा, वर्क डन, ओके, परफॉर्म करेगा, और बची कुची जो हीट उसके पास है वो क्या कर देगा? सिंक को रिजेक्ट कर देगा। तो मान लो उसने Q1 हीट ली और Q2 हीट उसने रिजेक्ट कर दी, और वर्क डन कितना किया? W इतना वर्क डन उसने किया। तो देखो यहां पे ये जो वर्क डन होगा वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा, देखो उसने कितनी हीट ली है? Q1 ली है, और इसको रिजेक्ट कितनी की है उसने? बाहर एनवायरमेंट में कितनी दे दी? तो Q2 हीट दे दी। तो ये हो गया आपका वर्क डन। अब ये हो गया आपका आउटपुट। वर्क डन यानी क्या है? आउटपुट दे रहे हो आप, और इनपुट कितना ले रहे हो? Q1 इतना हीट आपने इनपुट में लिया है। तो अगर आपको इफिशियंसी निकालनी है तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है? इफिशियंसी का फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आपका आउटपुट क्या है? यहां पे वर्क डन है, और इनपुट क्या है? इनपुट है आपकी Q1 हीट। ओके, तो ये हो गया इफिशियंसी का फॉर्मूला। अगर मैं W की जगह पे यानी वर्क डन की जगह पे ये फॉर्मूला रख दूं तो ये मुझे मिलेगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ओके, इज इक्वल्स टू Q1 डिवाइडेड बाय Q1, ये होगा 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो ये हो गया आपका इफिशियंसी का फॉर्मूला, 1 माइनस Q2 बाय Q1, या तो फिर Q1 माइनस Q2 बाय Q1। आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो यहां पे जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एक्चुअल में क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस ऐसा है जो हीट लेता है, वर्क डन करता है और हीट वापस दे देता है। जैसे कि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल होगा वर्किंग सब्सटेंस, पेट्रोल और एयर, ओके, और डीजल इंजन में डीजल और एयर ये वर्किंग सब्सटेंस की तरह काम करेगा।
और स्टीम इंजन में जो भाप है, स्टीम है, वो वर्किंग सब्सटेंस की तरह काम करता है। तो वर्किंग सब्सटेंस का काम क्या है कि भाई हीट एब्जॉर्ब करो, इससे सोर्स से हीट लो और वर्क डन परफॉर्म करो और बाद में बची कुची जो हीट है वो रिजेक्ट कर दो, किसको, सिंक को रिजेक्ट कर दो। तो ये काम किसका है, ये काम वर्किंग सब्सटेंस का है। तो आगे आपको समझ में वर्किंग सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है, वो पेट्रोल एयर का मिक्सचर हो सकता है, डीजल एयर का मिक्सचर हो सकता है, या तो फिर स्टीम हो सकता है। तो तीनों इंजन के लिए तीनों वर्किंग सब्सटेंस मैंने आपको बता दिए। अब देखो ये जो इंजन है, ये इंजन, इसमें दो तरह के इंजन होते हैं। जनरली जो हीट इंजन है उसमें 2 टाइप्स किए जाते हैं। एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा होता है इंटरनल कंबशन इंजन। अब ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है? तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन वो होता है जिसमें जो फ्यूल है वो कहां पे जलता है, तो वो इंजन के बाहर जलता है। जैसे कि स्टीम इंजन हो गया आपका, स्टीम। तो स्टीम इंजन में क्या होता है, जो फ्यूल है वो कहां पे बर्न होता है, आउटसाइड द इंजन होता है। और फिर वो जो स्टीम है, वो जो फ्यूल जलता है उससे स्टीम क्रिएट की जाती है। जैसे कि कोयला, कोयला एक फ्यूल है स्टीम इंजन में जो इस्तेमाल होता है, उससे जो पानी है उसको गर्म किया जाता है, फिर उससे स्टीम बनाई जाती है और फिर वो स्टीम इस्तेमाल की जाती है किसको, पिस्टन को चलाने के लिए। तो जो स्टीम इंजन है ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। वैसे ही अगर आपको इंटरनल कंबशन इंजन का एग्जांपल देना है तो पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल ये दोनों जो है ये इंटरनल कंबशन इंजन है। यानी क्या है कि इसमें जो फ्यूल है वो कहां पे बर्न होता है, वो इंजन के अंदर ही बर्न होता है। फ्यूल कहां पे बर्न होता है, इंजन के अंदर बर्न होता है। तो इसलिए इसको इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। अब इफिशियंसी की अगर बात करें तो ये जो स्टीम इंजन है इसकी आइडियल इफिशियंसी 32% दी जाती है, जो कि एक्सटर्नल कंबशन है। यहां पे एक्सटर्नल कंबशन है तो इसकी इफिशियंसी 32% दी जाती है आइडियली। बट प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो ये 12 to 16% ही उसकी हमें इफिशियंसी मिल पाती है प्रैक्टिकली। वैसे ही जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसकी थियोरेटिकली 52% दी जाती है थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली ये बहुत कम है। पेट्रोल के लिए तो सिर्फ 26% है, ये आइडियल है 52%। तो पेट्रोल के लिए तो सिर्फ 26% है और डीजल के लिए ये है 40%। तो इफिशियंसी जो होती है वो काफी कम होती है। ये इफिशियंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, कभी 100% नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इट इज बिकॉज ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये जो इफिशियंसी है वो 100% क्यों नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो हीट रिजेक्टेड टू दिस सिंक है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। ये तभी पॉसिबल है जब ये Q2 जीरो हो, है ना। तो Q2 जीरो होगा तो ही 0 डिवाइडेड बाय Q1 यानी 0, 1 माइनस 0 1 यानी 100%। तो इसकी इफिशियंसी 100% तभी हो सकती है जब हीट रिजेक्टेड टू दिस सिंक इज 0। ये 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे आपको समझ में, ये पूरा हीट इंजन है। इस पे अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए तो हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो फिर हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट एग्जांपल्स। चलो तो एग्जांपल क्या क्या आएंगे इसके, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कोई इंजन है, हीट इंजन है, वो क्या करता है, वो हीट ले रहा है। कितनी हीट ले रहा है वो, तो वो 8.4 इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरीज, इतनी हीट वो ले रहा है, ठीक है। कहां से, सोर्स से। और सिंक को कितनी हीट रिजेक्ट कर रहा है वो, तो वो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरी, इतनी हीट वो रिजेक्ट कर रहा है। तो आपको क्या निकालना है, आपको इफिशियंसी निकालनी है। कैसे निकालोगे, सिंपली इफिशियंसी इज इक्वल्स टू कि क्या आएगा, Q1 माइनस Q2, या तो फिर आपको पता है वर्क डन अपॉन Q1। तो वर्क डन क्या है, आउटपुट है, Q1 क्या है, इनपुट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू, Q1 कितना दिया है, Q1 हमेशा हायर जो हीट है जो रिसीव होगी वो ही आपकी Q1 होगी, तो वो कितनी है 8.4 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस Q2 कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन Q1 कितना है, Q1 है 8.4 इंटू 10 टू द पावर 4। बस आपको क्या करना है, अभी यहां से
कॉमन निकालो 10 टू द पावर 4 बचेगा क्या 8.4 माइनस 6.4 अपॉन 10 टू द पावर 4 को कॉमन निकाला हुआ है हमने इंटू 8.4। मैंने उल्टा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने उल्टा क्यों लिखा है, ये हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा 2, है ना, इसको माइनस कर दिया तो 2 और ये है नीचे 8.4, तो ये हो गया 20/84। मैंने क्या कर दिया, पॉइंट इधर कर लिया, तो ये 20/84। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10/42। ओके, और फिर उसको मैं लिख सकता हूं 5/21, या तो फिर 10/42 आप एज इट इज रहने दो। तो फिर इफिशियंसी कितनी होगी 10/42 इंटू, अभी परसेंटेज में चाहिए आपको तो 100% से आप क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1000 डिवाइडेड बाय 42। तो मैं क्या करता हूं, अभी अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन के लिए इसको 40 ले लेता हूं, तो 0 0 कट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 25%, एक्चुअली 25% से कम रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो 25% के आसपास जो भी वैल्यू होगी उसको क्या कर लो, आप लिख दो। ओके, तो समझ में आया आपको हीट इंजन की जो इफिशियंसी है उसको कैसे निकालते हैं। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं जो नीट 2017 में आया था शायद से। ओके, तो बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता एग्जांपल हम अभी क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला जो एग्जांपल है उसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलो तो देखो एग्जांपल में क्या दिया आपको एक ग्राफ दिया है। ये ग्राफ क्या है, पीवी ग्राफ है। ओके, और इस पे एक साइकिल दिया है आपको। तो एक इंजन है, दैट इंजन पासेस थ्रू दिस साइकिल ए बी सी डी ए, और यहां पे ये दिया है आपको V0, ये दिया है 3V0, ये दिया है ये P0 और ये दिया है 3P0। ठीक है, तो और आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि इसकी इफिशियंसी निकालो। ये जो इंजन है उसकी इफिशियंसी निकालो, ए बी सी डी ए, ये पूरा जो साइकिल है उसकी इफिशियंसी निकालो। तो आप कैसे निकालोगे इसकी इफिशियंसी। अब इसकी इफिशियंसी निकालना है तो पहले आपको क्या करना होगा, इफिशियंसी में हमें वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब Q1 लगता है। तो पहले वर्क डन निकालना है। वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकलता है, इट इज बाय एरिया कंटेन बाय दिस ग्राफ। तो इसने जो एरिया कंटेन किया है, ये इतना जो मैंने यहां पे किससे दिखाया है, क्रॉस लाइन से दिखाया है, वो वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है, वही आपका वर्क डन है। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये लेंथ कितनी है, देखो ये रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, ये क्या होगा आपका वर्क डन होगा। एरिया इतना है, रेक्टेंगल है, तो कितना है ये हो गया 2V0 इंटू ये कितना हो गया 3P0 माइनस P0 2P0, यानी ये हो गया 4P0 V0। तो आपको वर्क डन मिल गया। अभी आपको हीट चाहिए, तो जो हीट है एक्चुअल में वो हीट इसने कितनी एब्जॉर्ब की है, तो हीट एब्जॉर्ब निकालना है। तो एक्चुअल में हीट ये एब्जॉर्ब कब कर रहा है, जब एक्सपांड कर रहा है। तो यहां से ये जो प्रोसेस है इसमें यहां पे वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और यहां पे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये दो प्रोसेसेस में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और ये दो प्रोसेस में हीट क्या कर रहा है, वो दे रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो हम निकालेंगे कि कितनी उसने हीट एब्जॉर्ब की है। तो एक्चुअल में QAC इतनी हीट उसने एब्जॉर्ब की है। तो Q1 इज नथिंग बट QAC। QAC को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं QAB प्लस QBC, ऐसे भी मैं उसको लिख सकता हूं, इज इक्वल टू। अब हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग प्रोसेस AB, तो AB प्रोसेस कौन सी है, AB प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। हमने देखा आइसोकोरिक प्रोसेस, नहीं देखा है तो वहां पे जाके पहले वो वीडियो आप देख लो, आइसोकोरिक प्रोसेस को ठीक से स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि QAB, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन नहीं होता। देखो ये जो वॉल्यूम है वो बढ़ नहीं रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, यानी जो गैस है वो वर्क डन नहीं कर रही है सराउंडिंग पे। तो वर्क डन 0 है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट सप्लाइड इज टोटली कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। तो ये इंटरनल एनर्जी के बराबर है। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, आपको ये फॉर्मूला NCV डेल्टा T, ये फॉर्मूला है। ओके,
अब आपको यहाँ पे और एक गिवन डेटा दिया है कि जो CV है वो 3/2 R है। ओके, मोनो एटॉमिक गैस होनी चाहिए क्योंकि ये 3/2 R है। तो CV ये आपको 3/2 R दिया है, और जो डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर होगा तो A to B प्रोसेस जारी है, तो ये होगी TBC। ओके, सॉरी EAB, A to B प्रोसेस जारी है, प्लस QBC। तो BC के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ये इंजन, तो वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? तो ये BC कौन सी प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस है। और आइसोबारिक प्रोसेस में भी हमें पता है कि जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है NCP डेल्टा TBC। अब ये N क्या है? N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, CV मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा T मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। आ गया समझ में? ओके, अब देखो यहां पे ये जो CP है ये कांस्टेंट प्रेशर का है, CP, ये CV नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी में CV होता है, बट यहां पे वर्क डन भी हो रहा है। जैसे कि आप उस प्रोसेस का अगर स्टडी करते हो ठीक से, उसका वीडियो देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि इतनी हीट वो क्या करता है, एब्जॉर्ब। ये आपको अभी याद होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। अगर CV इतना है तो CP क्या हो जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू मायर्स फॉर्मूला ये होता है CV प्लस R, यानी ये हो जाएगा 5/2R। तो CP की वैल्यू 5/2R है, ये याद रखना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे CV की वैल्यू रख देते हैं। कितना है CV का वैल्यू? 3/2R। और डेल्टा TAB, तो ये यहां से यहां पे जा रहा है प्रोसेस, यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? TB माइनस TA प्लस CP क्या है? CP है 5/2R, और टेम्परेचर B to C जा रहा है, तो C माइनस B, TC माइनस TB, ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो QAC यानी Q1 वो कितना आ जाएगा? तो मैं यहां से 3/2 बाहर निकाल लेता हूं, 3/2 कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में ये जो NR है इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं, तो इससे मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? NRTB माइनस NRTA, ठीक है, तो ये हमें मिल गया। प्लस यहां पे भी मैं ये 5/2 को बाहर निकाल लेता हूं, और जो N और R है इसको दोनों से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो ये हो गया NRTC माइनस NRTB इज इक्वल टू, अब देखो ये 3/2 है। NRTB क्या है? NRTB देखो ये यहां का, तो हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है? PV इज इक्वल टू NRT। तो PV इज इक्वल टू NRT है, तो NRTB यानी ये पॉइंट, तो यहां पे जो प्रेशर होगा और वॉल्यूम होगा वो NRT के बराबर होगा। यहां पे प्रेशर कितना है? 3P0, यहां पे वॉल्यूम कितना है? V0। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 3P0 V0 इज इक्वल टू NRTB। तो मैं NRTB की जगह पे क्या लिख देता हूं? 3P0 V0 माइनस NRTA यानी यहां का प्रेशर और वॉल्यूम इसके इक्वल होगा, तो यहां का प्रेशर है P0, यहां का वॉल्यूम है V0, तो मैं यहां पे लिख देता हूं P0 V0 प्लस 5/2। अब देखो NRTC यानी ये पॉइंट, तो यहां का प्रेशर है 3P0, यहां का वॉल्यूम है 3V0, तो ये हो जाएगा 3P0 इंटू 3V0 माइनस NRTB, तो ये वाला, तो ये कितना है? यहां पे प्रेशर है 3P0 और वॉल्यूम है V0, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3/2, 3P0 माइनस P0 V0 कितना है? ये 2P0 V0 प्लस 5/2, 3P0 इंटू 3V0 कितना हुआ? 9P0 V0 माइनस 3P0 V0 एज इट इज, तो ये हो गया 3/2, तो 2 कट हो गया, तो मैं सिर्फ 3 रहने देता हूं, तो 3P0 V0 प्लस 5/2 इंटू ये 9 माइनस 3 कितना हो गया? 6P0 V0, 2 से उसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 3P0 V0 प्लस 5 3 15 P0 V0 इज इक्वल टू 18P0 V0। तो ये आया तुम्हारा Q1 आ चुका है। तो अभी आपको इफिशियंसी निकालनी है, तो इफिशियंसी क्या आएगी? इफिशियंसी आएगी 4P0 V0 वर्क डन अपॉन Q1 कितना है? 18P0
V0 इज इक्वल टू P0 कट हो गया 4 यानी 2/9। ठीक है, इसको अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 200/9 है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 2 जा 18 और इस पर 2 पे 0, ये 9 2 जा 18 और ये चलता ही रहेगा। तो 22.22% ये हो गई आपकी इफिशिएंसी। तो ऐसा अगर कोई भी एग्जांपल आता है तो आपको ये सॉल्व करते आना चाहिए। चलो तो फिर यहां पर रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।